नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, केबल द विजडम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे, अभी तक आपकी क्लास में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहे थे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 का 27 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन यानी कि पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, तो पहला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है मेरे भाई? नीला होता है। कौन सा होता है? नीला होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसी के क्वेश्चन के आसपास इर्द गिर्द क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले समझते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस आपसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 23 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को मनाया जाता है। आखिर इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि 23 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। 23 नवंबर 1952 को, कब मेरे भाई? 23 नवंबर 1952 को उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी को एक ध्वज प्रदान किया गया था और तभी से उत्तर प्रदेश पुलिस दिवस, झंडा दिवस मनाया जाता है। हम समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का जो क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल क्या है मेरे भाई? विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल। ठीक है, अब समझते हैं कि यूपी का नारा क्या है। जैसे यूपी पुलिस का एक नारा है, यूपी पुलिस का नारा सीधा सीधा है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का नारा, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाए यूपी पुलिस का नारा क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अब वही समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का यूपी पुलिस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ठीक है ना, जो यूपी पुलिस है उसका राष्ट्रीय प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक है तो जुड़वा मछलियां हैं। क्या है मेरे भाई? जुड़वा मछलियां हैं। क्या है इसका राष्ट्रीय प्रतीक? जुड़वा मछलियां हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में दो भाषा बोली जाती हैं। एक है 1947 में इसको हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और देखेंगे कि हिंदी के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो बोली जाती है वो उर्दू बोली जाती है, यानी कि उर्दू भाषा है। यानी कि पहली राजकीय भाषा कौन सी है मेरे भाई? हिंदी है, जिसे 1947 में दर्जा दिया गया। और दूसरी कौन सी है? 1989 में उर्दू को दर्जा दिया गया। किसको दिया गया था? उर्दू को दर्जा दिया गया था। यही आपसे पूछ सकता है राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु, यूपी का राजकीय पशु सभी को पता होगा, बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा है। अब आपसे बात करें कि राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी सभी को पता है, सारस है। क्या है? सारस है या किरोंच है, या इसे किरोंच के नाम से भी जाना जाता है। और वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन सा है मेरे भाई? अशोक वृक्ष है। कौन सा है? अशोक वृक्ष है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, या इससे पहले उत्तर प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण। अब उत्तर प्रदेश के नामकरण में सबसे पहले 1836 से इसे उत्तर
पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1877 से, कब से? 1877 से इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। अब 1937 में इसको केवल संयुक्त प्रांत नाम दिया। क्या दिया गया? केवल संयुक्त प्रांत नाम दिया। क्या दिया था? केवल संयुक्त प्रांत नाम दिया। अब 26 जनवरी 1950 को, कब मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कब से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो आप देखेंगे कि अमीर खुसरो को जानते हैं, तो जो अमीर खुसरो थे वो ब्रज भाषा में क्या लिखते थे? अपनी कविताएं लिखते थे। किस में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। अब अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसका बोला जाता है? खड़ी बोली का प्रवर्तक। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है खड़ी बोली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब वहीं पर समझते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। किसका देखा था? 8 सुल्तानों का शासन देखा। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों को। और अमीर खुसरो को भारत की आवाज या भारत का तोता, भारत की आवाज या भारत का तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की आवाज या भारत का तोता, जिसे बोलते तूती ए हिंद। क्या बोलते हैं इसे? तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तूती ए हिंद से। अब उनके बहुत सारे गीत हैं। एक गीत आपने सुनाई होगा उनका, जब यार देख नैन भर दिल की गही चिता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। ये उनका एक प्रसिद्ध गीत था। और एक ही उनका एक प्रसिद्ध गीत ये भी है, कभी पेपर में पूछा जाता है, लपट लपट के बाके होई छाती पाम लगा के सोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, हे सखी साजन ना सखी जाड़ा। तो इसमें अमीर खुसरो ने सीधा सीधा आज का जो सर्दी का मौसम है उसका जिक्र कहा है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है लपट लपट के बाके हुई, ये किसकी कविता है? तो किसके मेरे भाई? अमीर खुसरो की कविता है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें किससे सम्मानित किया गया था मेरे भाई? पद्म विभूषण से। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। अब ये 2015 में पूछा गया है, तो अब इसमें भी जो अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं उनके नाम को थोड़ा सा समझ लेंगे। कौन कौन 2022 में, यानी कि 2015 के बाद किन किन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में मिलने वाला पद्म विभूषण पुरस्कार किस किस को मिला है, तो वहीं पर देखेंगे 2022 में पद्म विभूषण। अब सबसे पहले समझते हैं 2022 में किन किन को पद्म विभूषण मिला है। एक महिलाएं थी जिनका नाम था प्रभा आत्रे। क्या था? प्रभा आत्रे। और प्रभा आत्रे कला से संबंधित हैं। किससे हैं? कला से संबंधित हैं। और कभी कभी पूछ ले तो कहां से उनका संबंध है, तो वो कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं मेरे भाई? महाराष्ट्र से हैं। अब एक आपने नाम सुना होगा राधे श्याम खेमा।
राधे श्याम खेमा। राधे श्याम खेमा इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। किसके क्षेत्र में मिला है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और ये कहां के हैं? यूपी के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपी के हैं। राधे श्याम राधे श्याम खेमका इनको किस में मिला है? साहित्य और शिक्षा में। और आपने सुना होगा जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को भी मिला है किसके लिए? लोक सेवा के लिए। लोक सेवा के लिए। किसके लिए? लोक सेवा के लिए। और है कहां के? ये उत्तराखंड के हैं। कहां के हैं ये? कहां के हैं ये? उत्तराखंड के। कहां के हैं मेरे भाई? उत्तराखंड के हैं। अब आपने नाम सुना होगा कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह को भी लोक सेवा के लिए मिला है। किसके लिए मिला है मेरे भाई? लोक सेवा। और इनका संबंध भी कहां से? यूपी से है। और इन दोनों को, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को, मरोड़ उपरांत यानी कि मरने के बाद पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है? अब सबसे पहले समझते हैं जीएसटी है क्या चीज। ठीक है ना? जीएसटी के बारे में आपने देखा होगा, पहले बहुत सारे टैक्स थे, उन टैक्सों को एक सम्मिलित रूप में बनाकर क्या बना दिया गया मेरे भाई? जीएसटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया मेरे भाई? जीएसटी बना दिया गया। अब पेपर की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट जीएसटी में आ सकते हैं? तो आपसे पूछ सकता है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया, या किस संविधान संशोधन के द्वारा इस जीएसटी का प्रावधान है। तो सबसे पहले समझते हैं 101वां संविधान संशोधन। कौन सा मेरे भाई? 101वां संविधान संशोधन। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 2016 में। और इसमें क्या करा गया? जीएसटी को पेश किया गया। और ये जीएसटी जो थी 1 जुलाई 2017 से इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। और यह सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक था। क्या था? यह सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सों में से क्या था? एक था। और जब इसको पेश किया गया था तो एक नाम दिया था वन नेशनल वन टैक्स का नारा। क्या था? वन नेशनल वन टैक्स। ठीक है ना? वन नेशनल वन टैक्स का नारे के साथ इसको क्या करा था? पेश किया गया था। और इसमें 4 प्रकार के टैक्स को वर्णन किया गया, यानी कि इसके जीएसटी के तहत 4 प्रकार से टैक्स दिए जाते हैं। अब उन चारों प्रकार के टैक्स को समझेंगे। जीएसटी के अंदर 4 प्रकार के टैक्स को समझेंगे कि कौन कौन से प्रकार के टैक्स हैं। तो एक जो टैक्स दिया गया था वो था 5%, एक था 12%, एक था 18% और दूसरा कितना था मेरे भाई? 28% टैक्स दिया गया था। आप समझते हैं जो जीएसटी है, जीएसटी 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होती है केंद्र संबंधित जीएसटी, एक होती है मेरे भाई राज्य संबंधित जीएसटी। कौन सी मेरे भाई? जीएसटी को 2 तरह से देखेंगे। एक है केंद्र संबंधित जीएसटी, एक होता है राज्य संबंधी जीएसटी। आप समझते हैं केंद्र संबंधित जीएसटी जिस पर केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, जैसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क। कौन सा मेरे भाई? केंद्रीय उत्पादन शुल्क। कौन सा है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क। दूसरा है जैसे सेवा कर। सेवा कर, इन पर क्या करते हैं? केंद्र सरकार जीएसटी लगाते हैं, केंद्र जीएसटी लगती है। अब राज्य में देखा जाए तो राज्य में क्या होता है? राज्य वैट। कौन सा? राज्य वैट। जैसे चुंगी, जैसे आपने देखा होगा चुंगी कौन लगाता है? राज्य सरकार है। लॉटरी हुआ, लॉटरी हुआ। दूसरा देखेंगे जुआ। जुआ भी क्या है? जुआ भी राज्य का क्या है? ये
टैक्स है, राज्य का कर है। अब पेपर में इसी से पूछा गया था, तो अभी मैंने बताया था राज्य से संबंधित कर कौन सा है, चुंगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, चुंगी होगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर चुंगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब समझते हैं, पेपर में पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मेरे भाई ये किस दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 1 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है। अब जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्थापन दिवस। विश्व स्थापन क्या मनाया जाता है, विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब इन्हीं के अलावा आप समझते हैं कौन कौन से जो हैं कि जो पेपर में आने की संभावना है। जैसे कि आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई कब मनाया जाता है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी पेपर पूछ लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, राष्ट्रीय ओजोन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापन दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा, आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस। तो अभी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में ये कि आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया था मेरे भाई, 19 जनवरी को मनाया था। कब मनाया गया था, 19 जनवरी को। कभी कभी पेपर पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। यहीं पर समझेंगे स्वशासन दिवस, सुशासन दिवस। और सुशासन दिवस मैं पिछली क्लास में भी आपको समझा चुका था। तो ये कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, क्लाउड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, क्लाउड के द्वारा किया गया था। ये दूसरा है, इसमें देखेंगे सैमुअल कोल्ट ने किसका आविष्कार किया, इसने करा था रिवॉल्वर का आविष्कार। किसका, किसका आविष्कार किया था, किसका किया था मेरे भाई, रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अब कूपन ने किसका किया था मेरे भाई, मोबाइल फोन का। किसका, जो आप फोन चलाते हैं ना, इस फोन का जो आविष्कार किया था तो किसने किया था, मार्टिन कूपन ने किया था। कब किया था, 1970 में किया था। कब किया था, 1970 में किया था। विलियम कुलेन ने क्या करा था, प्रथम प्रशीतन प्रणाली की, प्रथम प्रणाली की खोज, या ठीक है ना। अब वहीं पर समझते हैं कि इसके आसपास और कौन कौन से आविष्कार आ सकते हैं। तो वहीं पर समझेंगे जो इससे रिलेटेड कौन कौन से आविष्कार आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाप का इंजन, कौन सा मेरे भाई, भाप का इंजन।
भाप का इंजन किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। आपसे पूछ ले विद्युत बल्ब, आपसे पूछ ले विद्युत बल्ब, और विद्युत बल्ब को आविष्कार किसने किया था? थॉमसन एडिसन ने। किसने? थॉमसन एडिसन ने। किसने किया था मेरे भाई? थॉमसन एडिसन ने। आपसे पूछ ले कार्बोरेटर, किसका? कार्बोरेटर। तो आपसे पेपर में पूछा गया कि कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? डेम्पलर ने किया था। डेमलर ने किया था। किसने किया था? डेमलर ने। आपसे पूछ ले टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन किसका मेरे भाई? टेलीविजन। और जो टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयार्ड ने किया। किसने? जेएल बेयार्ड ने किया था। किसने किया था? जेएल बेयार्ड ने किया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है सेफ्टी लैंप, किसका मेरे भाई? सेफ्टी लैंप। और सेफ्टी लैंप का जो किया था डेबी ने किया था। किसने किया था? डेबी ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया? जो रडार का आविष्कार जो किया था वो रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन ने किया। किसने? रॉबर्ट वॉटसन ने किया। अब कभी पूछ ले एक्सरे का आविष्कार, और जो एक्सरे का जो आविष्कार किया था डब्ल्यू के रोजन ने किया। किसने किया था? डब्ल्यू के रोजन ने किया। ठीक है, यहीं पर समझेंगे आगे। किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार डब्ल्यू के रोजन ने। तो एक आता है रेडियम तत्व। जो रेडियम तत्व है, जो रेडियम तत्व है उसका आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। किसने किया था मेरे भाई? मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जो ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जो करती है वो कौन सी करती है? अवतार करती है। बायो आप सभी जानते होंगे, सेल्फी जो आप फोन में लेते हैं, मुखौटा आप जानते ही हैं, मुखौटा का मतलब। ठीक है, अब यहीं पर समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? अब बात करते हैं कि इंदिरा पॉइंट किसके निकटतम है, तो यह है मलेशिया के निकटतम। किसके निकटतम है मेरे भाई? मलेशिया के निकटतम। अब थोड़ा सा भारत की स्थिति को देखेंगे। अब देखेंगे ये जो है इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या है ये? बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या है? अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर है। क्या है मेरे भाई? अरब सागर है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसके। ये इंदिरा पॉइंट है। अब इंदिरा पॉइंट का जो नाम था इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है मेरे भाई? इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। पेपर में पूछ लिया जाता है पार्सन पॉइंट किसे कहते हैं, तो पार्सन पॉइंट ही इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। पार्सन पॉइंट ही, पार्सन पॉइंट ही इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। इसे पिगमालियन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिगमालियन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर समझते हैं कि ये किस ग्राम पंचायत के अधीन आता है इंदिरा पॉइंट। पेपर में पूछा गया था। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है लक्ष्मी नगर ग्राम पंचायत। कौन सा है? लक्ष्मी नगर ग्राम पंचायत के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? लक्ष्मी नगर ग्राम पंचायत के क्या आता है मेरे भाई? ये अधीन आता है। अब बात करते हैं कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। तो बात करते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी, तो कौन सी है?
पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है मेरे भाई? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अब यहीं पर समझते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग हट के चलें तो देखेंगे कि अभी तक ये पढ़ा रहे थे तो ये है क्या, ठीक है ना। अब यहीं पर समझते हैं कि पाक जल संधि क्या है। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए पाक जल संधि किन किन के मध्य स्थित है, तो सीधा सीधा जो पाक जल संधि है ये आपका एरिया तमिलनाडु है और ये क्या है? श्रीलंका है। तो इन दोनों के बीच जो है इसे बोलते हैं पाक जलडमरू। क्या बोलते हैं इसे? पाक जलडमरू कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पाक जलडमरू भी कहते हैं या पाक जल संधि। इसे आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। किसे? आदम ब्रिज के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। और ये जो आदम ब्रिज है ना, पब्बन द्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? पब्बन द्वीप का। किसका हिस्सा है मेरे भाई? ये पब्बन द्वीप का हिस्सा है। पब्बन द्वीप का हिस्सा है। किसका है? पब्बन द्वीप का हिस्सा है। अब यहीं पर समझते हैं कि जो आपके पास भारत है, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम का क्या है? दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु है। हम समझते हैं दूरस्थ बिंदु क्या है। दूरस्थ बिंदु का मतलब है कि भारत की बात करें कि भारत की जो सीमाएं हैं, मान लेते हैं ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये क्या है मेरे भाई? दक्षिण है। तो दूरस्थ की बात करें कि भारत का उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो बात करते हैं कि भारत का अंतिम बिंदु जो है उसे बोलते हैं इंद्राकोल। क्या बोलते हैं इसे? इंद्राकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंद्राकोल बोलते हैं। और ये जो इंद्राकोल है ना, ये लद्दाख में स्थित है। कहां पर है? लद्दाख में है। कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिण में, जैसे कि अभी पेपर में पूछा गया था, तो जो दक्षिण में है तो उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब बात करते हैं पूरब, और पूरब में देखा जाए तो एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं कीबुत। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कीबुत। क्या बोलते हैं इसे? कीबुत। और ये जो कीबुत है अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं पश्चिम बिंदु कौन सा है, जो अंतिम बिंदु है पश्चिम, जिसे बोलते हैं ग्वाहार माता। क्या बोलते हैं उसे? ग्वाहार माता। क्या बोलते हैं उसे? ग्वाहार माता। और ये जो ग्वाहार माता है ना, ग्वाहार माता कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है मेरे भाई? गुजरात में है। कहां पर है? ये गुजरात में है। अब यहीं पर समझते हैं कि ये तो आपके दूरस्थ बिंदु थे। अब दूरस्थ बिंदु के साथ साथ आपसे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीप का मतलब होता है जिनका 3 ओर से समुद्र से लगा हुआ है, उससे जैसे भारत की बात करें तो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो ये जो एरिया है ये प्रायद्वीपीय बिंदु कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है मेरे भाई? प्रायद्वीपीय बिंदु देखा जाए तो तमिलनाडु में है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये जो राजधानी है मेरे भाई वो कहां की है? अर्जेंटीना की है। कहां की है? अर्जेंटीना की है। ठीक है ना। अब यहीं पर समझते हैं, ये एक पॉइंट दिया है बोलीविया। अब ये बोलीविया क्या है? बोलीविया क्या किसी की राजधानी है? तो ये क्षेत्र पड़ता है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है ना। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जो कि स्थलबद्ध देश है। क्या है बोलीविया? दक्षिण अमेरिका का एक स्थलबद्ध देश है। कौन सा है मेरे भाई? स्थलबद्ध देश है। पेपर में पूछा गया कई बार कि बोलीविया कहां स्थित है, तो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब बात करते हैं कि बोलीविया जो देश है इसकी राजधानी कौन सी है, तो बात करेंगे कि जो इसकी राजधानी है उसकी राजधानी है सुक्रे। क्या है मेरे भाई?
सुक्र इसकी क्या है, राजधानी है। सुक्र इसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है ना। अब जैसे कि यह है, पेपर में पूछा गया था, पेपर में दिया है विकल्प वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है, यह भी दक्षिण अमेरिका में स्थित एक क्या है, देश है। यह भी क्या है, दक्षिण अमेरिका का देश है। क्या है, दक्षिण अमेरिका का देश है। अब बात कर रहे हैं कि इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो राजधानी है तो उसका नाम है काराकस। क्या है मेरे भाई, राजधानी काराकस। इसकी राजधानी क्या है, काराकस है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्राजील। अब ब्राजील को तो आप जानेंगे, यह भी दक्षिण अमेरिका का क्या है, देश है। ब्राजील की बात करें तो यह भी क्या है, दक्षिण अमेरिका का देश है। अब दक्षिण अमेरिका का देश है तो इसकी राजधानी भी पूछ लिया जाए तो क्या है, ब्रासिलिया। क्या है, ब्रासिलिया। क्या है मेरे भाई इसकी राजधानी, ब्रासिलिया। राजधानी क्या है इसकी, ब्रासिलिया है। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ राजधानियां, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी राजधानी पूछी जा रही हैं, तो इन्हीं राजधानियों को देखते हैं कि कौन कौन सी राजधानी और इंपोर्टेंट हैं जो आपके आने वाले कांस्टेबल पुलिस में, कांस्टेबल में आपको जो कि इंपोर्टेंट हो पेपर की दृष्टि से। अब समझते हैं, कुछ राजधानियों को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक पेरू, पेरू की राजधानी। पेरू एक देश है और पेरू की जो राजधानी है उसका नाम है लीमा। क्या है मेरे भाई, पेरू देश की राजधानी का नाम लीमा। एक देश का नाम है आस्टियन। ठीक है ना, जिसका नाम है आस्टिया, और इसकी जो राजधानी है वियना है। क्या है, वियना। अब देश है निकारागुआ, पेपर में पूछा गया है, निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी कहां पर है, मानागुआ। कहां पर है इसकी, मानागुआ। इसकी राजधानी कहां पर है मेरे भाई, मानागुआ। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है घाना की राजधानी कहां पर है। जो घाना देश है, घाना की राजधानी कहां पर है, अक्रा। कहां पर है, अक्रा में है। कहां पर है, अक्रा में। केनिया की राजधानी, आपसे पूछ लिया जाए केनिया की राजधानी कहां पर है, नैरोबी। कहां पर है, नैरोबी में है। आपसे पूछ ले नाइजीरिया। आपसे पूछ ले नाइजीरिया की राजधानी कहां पर है, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है अबूजा में है। कहां पर है, अबूजा में है। ठीक है ना, कहां पर है, अबूजा में है। आपसे पूछ ले कि नाबिया, नाबिया एक देश है, नामीबिया, जैसे नामीबिया, नामीबिया, और नामीबिया की जो राजधानी है वो कहां पर है, बिड़हक। कहां पर है मेरे भाई, बिड़हक में है। ठीक है नी। आपसे पूछा जाए उत्तरी कोरिया की राजधानी कहां पर है, उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है। कहां पर है, प्योंगयांग है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह दिया है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, एक सींग वाले गैंडों के लिए आपका काजीरंगा प्रसिद्ध है। कौन सा रंगा प्रसिद्ध है, काजीरंगा प्रसिद्ध है। और ये मेरे भाई कहां पर है, असम में है। कहां पर है, असम में है। अब बात करते हैं जिम कार्बोनेट। जिम कार्बोनेट किस लिए है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। कहां पर है मेरे भाई, उत्तराखंड में है। और ये जो जिम कार्बोनेट है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो बना था 1936 में बना था। कहां बना, कब बना था मेरे भाई, 1936 में। और उससे पहले इसे हैली के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे इसे, किसके नाम से जानते थे इसे, हैली के नाम से। हैली के नाम से इसको क्या करते थे, जानते थे। ठीक है ना। अब वहीं पर समझते हैं
रणथंबोर। बात करते हैं जो रणथंबोर है, रणथंबोर कहां पर है मेरे भाई? राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हिरण के लिए है। बाघ और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? बाघ और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अब बांदीपुर पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है। कहां पर है मेरे भाई? कर्नाटक में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो आपका रहा विकल्प कि कौन कौन से विकल्प हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। पेपर में आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, उसमें आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है या मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं या नहीं, क्या राष्ट्रीय उद्यान को राज्य सरकार लागू करती है या घोषित करती है या केंद्र सरकार घोषित करती है, या किस संरक्षण के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो इसी को देखते हुए समझते हैं पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता वाला एक ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैव विविधता वाला एक ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जहां पर बहुत सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। अब समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई जो होती है वर्जित होती है या हम वहां पर लोग शिकार या चराई कर सकते हैं। तो मेरे भाई जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, उसमें क्या होता है? शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है। क्या है मेरे भाई? पूर्णतः वर्जित है। और यहां पर मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। क्या नहीं होती? मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। क्या नहीं होती? मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। और राष्ट्रीय उद्यान को जो घोषित करते हैं ना, वो राज्य सरकार करती है। कौन करती है मेरे भाई? राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान को क्या करती है? घोषित करती है। और ये जो घोषित करती है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित करती है। किसके तहत घोषित करती है? वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत कि इन्हें क्या किया जाता है मेरे भाई? घोषित किया जाता है। अब पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेपर में पूछ लिया जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मेरे भाई हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है मेरे भाई? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहां पर है? लेह में है। कहां पर है ये? लेह में है। आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, छोटा राष्ट्रीय उद्यान, पेपर में ही पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा कौन सा है, जिसका नाम है साउथ बटन द्वीप। क्या है मेरे भाई? साउथ बटन द्वीप। और ये जो साउथ बटन द्वीप है ना, ये साउथ बटन द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में। कभी कभी यहीं पर पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। तो आपने नाम सुना होगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का, जिसे बोलते केइबुल लामाजो। क्या बोलते हैं इसे? केइबुल, क्या बोलते हैं इसे? केइबुल लामाजो। क्या बोलते हैं? लामाजो। ये क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या उद्यान कह सकते हैं। राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है कहां पर मेरे भाई? जो है ये है आपके मणिपुर में है। कहां पर है ये? आपके मणिपुर में है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि और कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं।
अब देखेंगे, आपसे पूछा गया था इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। इम्फाल कहां की राजधानी है, सभी को पता होगी। तो नॉर्मली आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होगी ही कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो कहां की है मेरे भाई, मणिपुर की है। कहां की है, मणिपुर की है। अब बात करते हैं त्रिपुरा, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, उसका नाम है अगरतला। अगरतला, उसको किस क्या है, अगरतला। अब बात करते हैं नागालैंड, और नागालैंड की कौन सी है मेरे भाई, कोहिमा है। क्या है, कोहिमा है। अब बात करते हैं सिक्किम, सिक्किम की क्या है, गंगटोक है। क्या है, सिक्किम की गंगटोक है। कौन सा है मेरे भाई, सिक्किम की गंगटोक है। हम कुछ और राजधानी देख लेते हैं, जैसे पंजाब, पंजाब की क्या है मेरा भाई, चंडीगढ़। पंजाब की क्या है, पंजाब, और पंजाब की क्या है, चंडीगढ़। कौन सी है पंजाब की राजधानी, चंडीगढ़। अब बात करते हैं राजस्थान, और राजस्थान की कहां पर है, जयपुर है। कहां है, जयपुर है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, और यूपी की कहां पर है, सभी को पता है, लखनऊ है। कहां पर है, लखनऊ है। अब बात करते हैं बिहार, बिहार की पटना है। बिहार की कहां पर है, पटना है। कहां पर है, पटना है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की कहां पर है मेरे भाई, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की कहां है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की कहां पर है मेरे भाई, ईटानगर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है। अब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सबसे जो दूर है ना वो भाई भुवनेश्वर है। कौन सा है, भुवनेश्वर है। और जो रांची है, रांची क्या है, जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। ये क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकटतम है कौन सा, रांची। और भुवनेश्वर क्या है, सर्वाधिक दूर है। अब बात करते हैं कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा क्या होती है, तो कर्क रेखा की देखा जाए तो भारत के जो मध्य से गुजरती है, जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश पर। किस पर मेरे भाई, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। किस पर, उत्तरी अक्षांश को। किसको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो कर्क रेखा है ना, भारत के बिल्कुल बीचा बीच यानी कि मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरती है। किससे गुजरती है मेरे भाई, भारत के मध्य से गुजरती है। अब पेपर में पूछ लिया जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा तो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य वो कौन कौन से राज्य हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान। कौन से हैं मेरे भाई, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर क्या होती है मेरे भाई, कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अब बात करते हैं जो हार्नबिल महोत्सव है, तो ये कहां मनाया जाता है मेरे भाई, नागालैंड में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है,
दुर्गा पूजा। सिक्किम में जो मनाया जाता है जिसे बोलते हैं सागा दावा महोत्सव, कौन सा मनाया जाता है सिक्किम में? सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। और बिहार के तो सभी जानते होंगे, बिहार में कौन सा मनाया जाता है? छठ पूजा। बिहार में कौन सी मनाई जाती है? छठ पूजा। हाँ, अब सिक्किम का जो है ना ये सागा दावा महोत्सव, पेपर में पूछा गया था कि सागा दावा महोत्सव किस धर्म के लिए मनाया जाता है, तो ये सागा दावा दावा महोत्सव जो मनाते हैं ना मेरे भाई, बौद्ध धर्म के लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बौद्ध धर्म के लोग। जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वही लोग सागा दावा महोत्सव मनाते हैं। अब वहीं पर समझते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से महोत्सव हैं जो पेपर में आ सकते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले महोत्सव है तसो कुम समाई। तसो कुम सगाई। तसो कुम सगाई। और जो तसो कुम सगाई है ना, कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अब अगला है सोनम लोसुंग। कौन सा मेरे भाई? सोनम लोसुंग। कौन सा है? सोनम लोसुंग। अब सोनम जो लोसुंग है कहां मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है मेरे भाई? सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर? सिक्किम में मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है बटुकम्मा त्योहार कहां मनाया जाता है? बटुकम्मा त्योहार या महोत्सव, बटुकम्मा त्योहार जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है मेरे भाई? तेलंगाना में मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कथूरी उत्सव। कौन सा मेरे भाई? कथूरी उत्सव। कौन सा है? कथूरी उत्सव। और जो कथूरी उत्सव है ना तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब कभी कभी एक मेला है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम है अब्बू बाची मेला। कौन सा है? अब्बू बाची मेला। अब्बू बाची मेला कौन सा है मेरे भाई? अब्बू बाची मेला। और जो अब्बू बाची मेला है यह मनाया जाता है गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? गुवाहाटी और असम में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। और ये जो है ना कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। कभी कभी पूछ ले कि अबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर देखेंगे निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे इस विकल्प को करने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। जो आजाद हिंद फौज है उसका जो गठन है, पेपर में पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था 29 अक्टूबर 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। और महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा क्या था? किसने किया था? महेंद्र प्रताप सिंह ने। किसने? महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा क्या था? और उस समय इसे आजाद हिंद सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस समय से? आजाद हिंद सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आजाद हिंद सरकार कहा जाता था। और 1942 में इसको आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। तो बात करें कि आजाद हिंद फौज को ही 1942 में आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। तो बात करते हैं 1942 में इसे किस नाम से जाना गया? आजाद हिंद
फौज के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया मेरे भाई? आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया या इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं, एक डेट थी 5 जुलाई 1943 को। 5 जुलाई 1943 को 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, और ये जो नारा दिया था ब्रिटिश सेना के विरुद्ध था। किसके था? ब्रिटिश सेना के विरुद्ध। कब दिया गया था? 5 जुलाई 1943 को। किस? दिल्ली चलो। चलो तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। और 5 जुलाई 1943 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा, इंफाल, कोहिमा में एक साथ मिलकर मोर्चा संभाला था। कहां पर? इंफाल, कोहिमा और बर्मा। कहां पर? बर्मा, इंफाल और कोहिमा में किसके साथ? जापानी सेना के साथ मिलकर क्या करा था? मोर्चा संभाला था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए इसका? इंफाल, कोहिमा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। अब समझते हैं कि जो महाराष्ट्र का पोला त्योहार है ना, इसमें जो पूजा की जाती है वृषभ यानी कि बैल की पूजा की जाती है। किसकी? वृषभ या बैलों की पूजा की जाती है। किसकी? बैलों की पूजा की जाती है। ये जो पोला त्योहार है ना, तो ये जो महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मनाया जाता है। कहां का? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी क्या होता है मेरे भाई? मनाया जाता है। यहीं पर एक बैलों की लड़ाई आपने नाम सुना होगा, जल्लीकट्टू। ठीक है ना, जल्लीकट्टू। और ये जो बैलों की लड़ाई होती है कहां पर है? तो ये तमिलनाडु पर है। यहीं पर समझ लेंगे, जल्लीकट्टू। जो जल्लीकट्टू त्योहार है, जल्लीकट्टू महोत्सव कह सकते हैं या जल्लीकट्टू, ये जो संबंधित है बैलों की लड़ाई से है। किससे है? बैलों की लड़ाई से। इसमें बैलों को छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद इसमें लड़ाई की जाती है। और ये जो है ना, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है मेरे भाई? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहीं पर समझते हैं जो और कौन कौन से त्योहार हैं जो इससे रिलेटेड हैं या आ सकते हैं पेपर में। तो एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसका नाम है, महोत्सव में समझते हैं, जिसका नाम है हेमिस महोत्सव। कौन सा है? हेमिस महोत्सव। पेपर में पूछा गया था हेमिस महोत्सव कहां का है? तो मेरे भाई कहां का है? लद्दाख का है। कहां का है? लद्दाख का है। कहां का है मेरे भाई? लद्दाख का है। और इसका जो अर्थ होता है ना, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है कीमती गुरु। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है मेरे भाई इसका अर्थ? कीमती गुरु। इसका जो अर्थ होता है, क्या होता है इसका? कीमती गुरु होता है। क्या होता है मेरे भाई इसका अर्थ? कीमती गुरु होता है। तो आप समझ लेंगे, एक मिनट लिख देते हैं, कीमती गुरु होता है। अब ये जो कीमती गुरु होता है, अब यहीं पर समझेंगे कि जो हेमिस महोत्सव है गुरु पधा संभव की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी पर? गुरु पधा संभव की जयंती पर, जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? गुरु पधा संभव की जयंती पर मनाया जाता है। कभी कभी पेपर पूछ लिया जाता है सर हुआ त्योहार कहां मनाया जाता है?
हुआ जो त्योहार है, जो सर हुआ त्योहार है, ये कहां मनाया जाता है मेरे भाई? झारखंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अब ये एक त्योहार है जिसे बोलते हैं अल्ली आए लिगांग त्योहार, और ये जो त्योहार मनाया जाता है ये असम में मनाया जाता है, बीज बोने की शुरुआत से है। ठीक है, और बहुत सारे त्योहार हैं जो और महोत्सव है, उनको साथ के साथ आपके जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक 2019-20 तक जितने भी पेपर हुए हैं, तो उन सभी पेपरों को जो जो बीच में त्योहार महोत्सव आएंगे उनको पूरे डिटेल से इसमें पढ़ा दिए जाएंगे बीच बीच में। ठीक है ना। अब देखते हैं भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो मेरे भाई किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब बात करते हैं भारत का महान्यायवादी क्या है और किस आर्टिकल में है। तो बात करते हैं भारत का महान्यायवादी क्या है? भारत का महान्यायवादी तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 76, किसमें? आर्टिकल 76 यानी कि आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्याख्या की गई है। किसकी की गई है? भारत के न्यायवादी पद की व्याख्या की गई है। ठीक है, अब समझते हैं कि इस पद की व्याख्या की गई है तो इस जो है भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है मेरे भाई? भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है मेरे भाई? भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और कानूनी मामलों पर क्या देता है? परामर्श देता है। क्या देता है? कानूनी जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों पर क्या देता है? परामर्श देता है। ठीक है ना। किस पर देता है मेरे भाई? कानूनी मामलों पर परामर्श देता है। क्या देता है? कानूनी मामलों पर परामर्श देता है। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की योग्यता कि इसकी क्या क्या योग्यता है। तो देखेंगे सबसे पहले योग्यता क्या है कि योग्यता बनने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो योग्यता में? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या हो? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब बात करते हैं यहीं पर भारत का प्रथम न्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम न्यायवादी तो पेपर में पूछ लिया जाता है भारत का प्रथम न्यायवादी कौन था? तो कौन था? एमसी सीतलवाड़। कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। कौन थे मेरे भाई? एमसी सीतलवाड़ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ये जो क्या था मेरे भाई? करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो ये जो था संयुक्त राज्य अमेरिका था। क्या था मेरे भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका था। कौन सा सही होगा इसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। अब जो मूल संविधान था जो हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायदास के द्वारा ये लिखा गया था। अब बात करते हैं इसमें मुख्य प्रारूपकार कौन थे? संविधान के मुख्य प्रारूपकार तो पेपर में पूछ लिया जाए कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो एल.एन. मुखर्जी थे। कौन थे? एल.एन. मुखर्जी थे। कौन थे मेरे भाई? एल.एन. मुखर्जी थे। अब बात करते हैं जो मूल संविधान था या मूल संस्करण था उसका सौंदर्यीकरण और सजावट किसने की? तो
मूल संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट। अब मूल संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट जो की थी मदन लाल बोस ने की थी। किसने की थी? मदन लाल बोस। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था व्यूहर राम मनोहर। कौन, क्या था? व्यूहर राम मनोहर। क्या था? व्यूहर राम मनोहर था। अब बात करते हैं कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा, या मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो उनका नाम था बसंत कृष्ण बैद। तो मूल संविधान था तो जो हिंदी में लिखा था, तो किसने लिखा था मेरे भाई मूल संविधान को हिंदी में? बसंत कृष्ण बैद ने। किसने? बसंत कृष्ण बैद ने। अब बात करते हैं कि मूल संविधान को हिंदी में लिखने के बाद उसकी जो डिजाइन थी, तो वो डिजाइन किसने की थी? जो डिजाइन थी हिंदी संविधान की, जो डिजाइन थी वो किसने की थी मेरे भाई? नंदलाल बोस ने। किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखेंगे, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो सभी को पता है कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां पर जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां पर जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। अब ये जो बात है 1893 की है। कब की है मेरे भाई? 1893 की है। 1893 की है। और महात्मा गांधी डबरन से, कहां से मेरे भाई? डबरन से जा रहे थे। कहां पर? प्रिटोरिया। कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। और एक स्थान पड़ता था जिसे बोलते हैं पीटर मरिट्सबर्ग। क्या है? स्थान था पीटर मरिट्सबर्ग। ठीक है, मरिट्सबर्ग के निकट इनको क्या करता था? ट्रेन गाड़ी से जबरन उतार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं मान के चलता हूं सभी बच्चों को आ रहा होगा समझ में। यहीं पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम से संबंधित कौन सा है मेरे भाई? अब इसको हम विकल्प से देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नौटंकी कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। कहां का है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश का है। अब बात करते हैं कथकली, और कथकली कहां का है? केरल का है। कहां का है? केरल का है। और जो गरबा है, गरबा कहां का है? गुजरात का है। बचा क्या? बिहू। और बिहू कहां का है? फिर अब बिहू कहां का है? असम और बिहार का भी बोल सकते हैं। कहां का है? अब असम का है। ठीक है, अब यहीं पर समझते हैं कि और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें कौन कौन से बन सकते हैं। तो जैसे भारतनाट्यम, भारतनाट्यम की बात करें, अब बात करते हैं भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहां से संबंधित है? कहां का नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहां का है मेरे भाई? तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का है। अब बात करते हैं रासलीला और नौटंकी। जैसे रासलीला नौटंकी, रासलीला नौटंकी कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। जैसे राउफ, राउफ कहां का है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर का है। कहां का है? जम्मू कश्मीर का है। अब बात करते हैं भांगड़ा, भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। कहां का है भांगड़ा? पंजाब का है। डडिया, जो डडिया है, डडिया कहां का है? गुजरात का है। अब बात करते हैं यक्षगान, जो यक्षगान है कहां का है? कर्नाटक का है। कहां का है मेरे भाई? कर्नाटक का है। लावड़ी,
आपसे पेपर पूछ ले, लाबड़ी कहां का है? महाराष्ट्र का है। लाबड़ी कहां का है मेरे भाई? महाराष्ट्र का है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, और मोहिनी अट्टम की बात करें तो कहां का है? केरल का है। और यहीं पर समझेंगे कुचिपुड़ी, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहां का है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। तो किसमें दी गई थी मेरे भाई? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। अब बात करें कि उस टाइम तो 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की थी, तो वर्तमान में कितने की है? तो बात करें वर्तमान में, तो मेरे भाई वर्तमान में कितने रुपए की है? 10,000 रुपए की है। कितने की है? 10,000 रुपए की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो जो ये मौर्य राजवंश है, सबसे पहले मौर्य राजवंश के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो मौर्य राजवंश है, तो मौर्य राजवंश जो की स्थापना जो होती है 325 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है मेरे भाई? 325 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्हीं के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था कौटिल्य। क्या था उनके प्रधानमंत्री? और जिनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य के सहयोग से, कौटिल्य द्वारा। अब पेपर में कभी कभी पूछ ले, कौटिल्य जो थे, कौटिल्य या चाणक्य, उनकी पुस्तक का नाम कौन सा है? तो चाणक्य या कौटिल्य की जो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। कौन सी मेरे भाई? अर्थशास्त्र। कौन सी थी? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को बोला, इसकी जो तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। और ये जो मौर्य क्षेत्र था ना, ये बिहार का 2 स्थान पड़ता है, पटना और गया। बिहार का 2 क्षेत्र पड़ता है, कौन कौन से? पटना और गया। गया में था। कहां पर था? पटना और गया में था। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा हमारा? बिहार होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? बिहार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो अब बात करते हैं भारत किस सदस्य के संगठन का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसका सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का क्या नहीं है मेरे भाई? सदस्य नहीं है, जिसे आसियान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एशियान भी बोलते हैं, आसियान भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना कब हुई। तो अब बात करते हैं कि जो इसकी स्थापना होती है मेरे भाई, जो इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में होती है। कब होती है? 8 अगस्त 1967 में होती है। कब होती है? 8 अगस्त 1967 में। और कहां पर होती है? थाईलैंड के बैंकॉक में। कहां पर? थाईलैंड के बैंकॉक में। कहां पर? बैंकॉक में होती है। कहां पर होती है? बैंकॉक में होती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो राजधानी है, राजधानी कहां पर है? तो इसकी जो राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये जो है 10 देशों का समूह है। कितने देशों का है मेरे भाई? 10 देशों का समूह है। कितने देशों का है? 10 देशों का समूह है। इन 10 देशों में जैसे ब्रुनेई, ब्रुनेई, उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया, जैसे इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, लाओस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कौन सा अगला नेक्स्ट है, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये क्या है, इसके 10 देश हैं। अब वहीं पर समझते हैं कि राष्ट्रीय कुल। अब जैसे राष्ट्रीय कुल, अब राष्ट्रीय कुल क्या है, अब राष्ट्रीय कुल की जो स्थापना होती है, या राष्ट्रीय मंडल, राष्ट्रीय मंडल या राष्ट्रीय कुल की जो स्थापना होती है मेरे भाई, कब होती है, पेपर में पूछ लिया जाए तो इसकी जो स्थापना होती है 11 दिसंबर 1931 को होती है। कब होती है मेरे भाई, 11 दिसंबर 1931 को होती है। यहीं पर पेपर में पूछ लिया जाता है कि भारत ने राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता कब ग्रहण की, तो कब ग्रहण की थी, भारत ने राष्ट्रीय कुल या राष्ट्रीय मंडल की जो सदस्यता ग्रहण की थी तो कब की थी मेरे भाई, 1947 में। 1947 में भारत ने राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता ग्रहण की। कब की थी, 1947 में। अब वहीं पर G20 नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तो इसलिए आगे वाले क्वेश्चनों में पढ़ा देंगे G20। अब वहीं पर समझते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं मेरे भाई, से सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्क। अब आपसे सार्क से कभी कभी नहीं, अधिकतर, ठीक है, सार्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सार्क है ना, 8 देशों का सदस्य है। क्या है, 8 देशों का सदस्य है, सदस्य है। कितने देशों का, 8 देशों का सदस्य है। अब बात करते हैं सार्क है जो, उसकी स्थापना कब हुई, तो जो सार्क था, सार्क की जो स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में ढाका में होती है। कहां होती है मेरे भाई, 8 दिसंबर 1985 में, कहां, 1985 में, और कहां पर होती है मेरे भाई, ढाका में होती है। कहां पर होती है, ढाका में होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि सार्क का मुख्यालय कहां है, या पेपर में पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहां है, तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। तो बात करें मुख्यालय की, मुख्यालय कहां पर है मेरे भाई, काठमांडू है। कौन सा है, काठमांडू। कहां पर है मेरे भाई, काठमांडू है। अब बात करते हैं कि जो सार्क है, सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि सार्क जो है, सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं सदस्यों में, तो सबसे पहले देखेंगे भारत सार्क का क्या है, सदस्य है। भारत हुआ, अफगानिस्तान हुआ, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, और इसी के साथ मालदीव और श्रीलंका भी इसके क्या हैं, सदस्य हैं। मालदीव और मेरे भाई श्रीलंका। मैं मान के चलता हूं इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन मैं मान के चलूंगा इससे अलग नहीं आएगा। जितनी भी हमारी सीरीज चलेंगी उन सीरीज में आपके 38 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी से पूरी रहेगी। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता था। तो मेरे भाई किसने जीता था, भारत ने जीता था। किसने जीता था, भारत ने जीता था। अब बात करते हैं कि उस टाइम पूछा था 2018 में, शायद अब 2022 वाला जो अभी हुआ है तो उसको भी समझ लेते हैं। और 2022 में संपन्न हुआ था। अभी कब हुआ था मेरे भाई, 2022 में संपन्न हुआ। और ये जो 2022 में संपन्न हुआ था, इसमें भारत ने महिला और पुरुष खिलाड़ी सिंगल और टीम दोनों का खिताब जीता है। किसका, सिंगल प्लस
टीम दोनों का खिताब जीता है, दोनों का खिताब जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा था? तो उस टाइम का करंट का था, तो कौन सा था मेरे भाई? 100वां स्थान था। अब बात करते हैं, ईस्टर्न अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलि के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया, तो क्या नाम दिया गया था? ये भी उस टाइम का करंट का था, तो ये क्या नाम दिया गया था? सूडान नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? सूडान नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यह है, टीम 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उस टाइम ये भी करंट का है, तो कौन थी उस टाइम? हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, इसको भी देखेंगे आगे। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणु को हटाने में सक्षम है? तो कौन सा है मेरे भाई? तिल्ली, जिसे क्या बोलते हैं? प्लीहा। क्या बोलते हैं इसे? प्लीहा बोलते। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। और इसका जो मेन काम है ना, पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है ये? यह पुरानी लाल रक्त कणिका को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल की जाती है? तो मेरे भाई कौन सी की जाती है? तांबा की जाती है। कौन सी की जाती है? तांबा की जाती है। अब सोने में यदि तांबे को मिला दिया जाए तो इसका जो सोना प्राप्त होगा ना, ये 14 कैरेट का सोना प्राप्त होता है। किसका मिलता है? 14 कैरेट का सोना प्राप्त होता है। किसका होता है? 14 कैरेट का सोना प्राप्त होता है। और बात करें कि शुद्ध सोना जो होता है कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना है तो कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है मेरे भाई? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, मोनोमर केप्लोलेक्टम की विश्व बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो ये जो बहुलीकरण किया जाता है नायलॉन 6 का किया जाता है। किसका किया जाता है? नायलॉन 6 का किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आता है, शक्ति की भौतिक मात्रक की विमा क्या है? तो क्या है मेरे भाई? M1L2 T-3। अब बात करते हैं M1L2 T2 किसकी है? तो ये जो है ना विमा, तो ये है बल आघूर्ण की है। किसकी है? बल आघूर्ण। किसकी है मेरे भाई? बल आघूर्ण की है। किसकी है ये? बल आघूर्ण की है। तो पेपर में पूछा जाता है बल आघूर्ण की। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा गया है, CaSO4 2H2 का रासायनिक सूत्र क्या है या किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये मेरे भाई हर बार पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसका है? जिप्सम का है। किसका है? जिप्सम का है। किसका है? जिप्सम का है। यहीं पर समझते हैं, अपसम नमक ये दिया है पहला विकल्प। अपसम नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है MgSO4। क्या है? MgSO4। और जो गंधक है, गंधक को बोलते हैं सल्फर, और गंधक को क्या बोलते हैं मेरे भाई? सल्फर। और सल्फर को किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टर्ज, और क्वार्टर्ज का जो फॉर्मूला है, तो क्वार्टर्ज का फॉर्मूला क्या है? SiO4। क्या है? SiO4 इसका क्या है? फॉर्मूला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। तो मेरे भाई जो ये स्थापित है या अब प्रेजेंट टाइम में है, तो ये कहां पर है? गोरखपुर में है। कहां पर है? गोरखपुर में है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण या स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना होती है
1962 में होती है। कब होती है? 1962 में इसकी स्थापना होती है। हाँ, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ प्रौद्योगिकी को समझते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन। किसका? उत्तर प्रदेश विज्ञान का गठन। अब बात करते हैं इसका जो गठन क्या था, कब गया था? 1975 में किया गया था। कब क्या था? 1975 में। अब पेपर में कभी कभी पूछ जाता है जवाहर नक्षत्रशाला। नक्षत्रशाला ये कहां पर स्थित है मेरे भाई? इलाहाबाद या प्रयागराज। कहां पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज। कहां पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज। अब बात करते हैं सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र ये कहां पर है मेरे भाई? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एलटीडी कहां पर है? तो मेरे भाई कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है मेरे भाई? लखनऊ में है। और ये था, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। अभी कभी कभी पेपर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर है? तो कहां पर है ये? ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो किसका है मेरे भाई? मछली का है। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है। तो मेरे भाई कितना है लोकसभा में? 80 है। हम बात करें कि राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा की सीट, किसकी सीट मेरे भाई? राज्यसभा की सीट। तो राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 है। अब बात करें कि जो उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल है वो एक सदन है या द्विसदनात्मक है। तो यूपी राज्य विधानमंडल, यूपी राज्य विधानमंडल, और ये क्या है? द्विसदनात्मक है। क्या है मेरे भाई? द्विसदनात्मक। क्या है? द्विसदनात्मक है। ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या या सीटों की संख्या तो कितनी है मेरे भाई? 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित होते हैं। तो क्या होते हैं मेरे भाई? 403 निर्वाचित होते हैं और एक क्या होता है? मनोनीत होता है। क्या होता है? एक मनोनीत होता है। अब वहीं पर समझते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। वहीं पर समझते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। पेपर में पूछ सकता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो मेरा भाई इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। और बात करते हैं इसमें कितनी सीटें हैं। तो 12 सीटें हैं। कितनी सीटें मेरे भाई? 12 सीटें। हम बात करें कि सबसे कम किस जिले में है। तो इसमें 3 जिले आते हैं, श्री बस्ती, महोबा और चित्रकूट। कौन कौन से? श्री बस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्री बस्ती कौन सा मेरे भाई? श्रावस्ती से समझ लेंगे। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यह है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इसमें कितनी है मेरे भाई?
दो हैं। कितनी है? दो है। अब वहीं पर समझेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा और क्या होती है? विधान परिषद है, क्योंकि द्विसदनात्मक है। तो कभी कभी पूछ ले वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या, कभी कभी पूछ ले, कभी कभी पूछ ले आपसे, कभी कभी पूछ सकता है कि वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या, वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या। जो विधान परिषद की संख्या कितनी है मेरे भाई? 100 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे माघ मेला के दिन शुरू होता है। जो माघ मेला है मेरे भाई कब शुरू होता है? मकर संक्रांति पर। कहां पर कब होता है? मकर संक्रांति। और स्थान की बात करें तो यह होता है प्रयागराज में। कहां पर होता है मेरे भाई? प्रयागराज में होता है। कहां पर होता है? प्रयागराज में। अब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मेला हैं जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि ककोरा मेला। कौन सा मेरे भाई? ककोरा मेला। और ये जो ककोरा मेला है ना, ये कहां पर है? मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा में है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है रामनगरिया मेला। कौन सा? रामनगरिया मेला। तो आपसे पूछ रहे रामनगरिया मेला कहां पर है? तो यह है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। कहां पर मनाया जाता है? फर्रुखाबाद। आपसे पूछ ले बटेश्वर मेला। कौन सा मेरे भाई? बटेश्वर मेला। और जो बटेश्वर मेला है, और बटेश्वर मेला कहां पर मनाया जाता है या लगता है? तो कहां पर लगता है? आगरा में। आगरा में लगता है। किस लिए है? ये ऊंटों के लिए है। किसके लिए मेरे भाई? ऊंटों के लिए है। ददरी मेला पेपर में पूछा गया है, ये ददरी मेला। अब बात करते हैं जो ददरी मेला है, ददरी मेला कहां पर है? बलिया में मनाया लगता है। कहां पर लगता है? बलिया में लगता है। जैसे सरधना मेला, जो मेरठ वाले होंगे उनको पता होगी सरधना मेला। और ये सरधना मेला कहां लगता है? मेरठ में। अब वहीं पर समझते हैं नौचंदी मेला। मेरठ का एक और मेला है, मेरठ का एक और मेला है जैसे बोलते हैं नौचंदी नौचंदी मेला। और ये जो नौचंदी मेला है ये कहां पर लगता है मेरे भाई? मेरठ में लगता है। जैसे गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये गढ़मुक्तेश्वर मेला कहां पर लगता है मेरे भाई? हापुड़ में। और कंस, जो कंस मेला, अब बात करते हैं जो कंस मेला है, और कंस मेला कहां पर लगता है मेरे भाई? मथुरा में लगता है। कहां पर लगता है? मथुरा में लगता है। बात करते हैं कजरी मेला। कौन सा है? कजरी मेला। और कजरी मेला जो लगता है महोबा में लगता है। कहां पर लगता है? महोबा में लगता है। ठीक है। अगले को अभी, हाँ, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यह है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो मेरे भाई इनका जो पालन पोषण और जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 1440 में हुआ था। कब हुआ था? 1440 में हुआ था। और इनका जो पालन पोषण करा था तो नीरू और निमा। कौन थे? नीरू और निमा, दो जुलाहे थे। एक जुलाहा दंपति था, उन्होंने इनका क्या करा था? लालन पालन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई। तो मेरे भाई ये जो इस घराने की जो नींव रखी गई थी, दो व्यक्तियों द्वारा रखी गई थी। एक थे मोदू, कौन थे? मोदू प्लस, और दूसरा नाम था बक्सू खान। कौन था? बक्सू खान। पेपर में पूछा गया है कि किनके द्वारा रखा गया था, तो विकल्प को देखेंगे तो कौन है? बक्सू खान द्वारा रखी गई थी। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।